Hello, my lovely student. Very good evening to all of you. Welcome back to my channel Phantom Study Classes 1 and 2. I hope आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे, आप लोग की बेहतर पढ़ाई लिखाई चल रही है। स्टूडेंट, हम लोग ने पिछला लेक्चर में देखा था एनटीपी और एसटीपी के बारे में देखा था। जो आपका नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर होता है। जो आपका नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर होता है, इस पे आपका कंडीशन जो था, प्रेशर 1 एटमोस्फेयर लेते हैं, उसका टेम्परेचर होता है 293 केल्विन होता है। अगर हम लोग एसटीपी की बात करें, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की बात करें, तो उसमें जो आपका कंडीशन था, प्रेशर 1 एटमोस्फेयर और टेम्परेचर 273 होता था। तो उससे रिलेटेड हम लोग ने 3 क्वेश्चंस देखे थे। एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आपका दिया गया क्वेश्चन, 200 ml ऑफ ए गैस एट एनटीपी हैज ए मास ऑफ 0.232 ग्राम। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द गैस। मोलर मास, या इसको करना कहते हैं मोलिकुलर मास, आपको निकालना। इसमें आपका गैस नहीं दिया गया। अगर गैस आपका दिया हुआ रहता तब तो हम लोग मोलिकुलर मास बता सकते थे, लेकिन आपका गैस नहीं दिया गया, आपका अननोन गैस है। तब इस गैस का मोलिकुलर मास आपको निकालना। किस कंडीशन पर? एनटीपी कंडीशन पर आपको निकालना। ठीक है, चलिए तो इसका जो भी आपका गिवन डाटा उसको हम लोग लिख देते हैं। सबसे पहले आपका गिवन डाटा क्या क्या दिया गया आपका। एक आपका दिया गया वॉल्यूम दिया गया 200 ml, तो V इक्वल्स टू, अभी आपका मिलीलीटर में दिया गया है, लेकिन आपको जो यूज करना है वो लीटर में यूज करना है, क्योंकि जब हम लोग PV इक्वल्स टू NRT यूज करते हैं, तब प्रेशर आपका जब एटमोस्फेयर में होता है तब वॉल्यूम आपका लीटर में होना चाहिए। तो वॉल्यूम आपका 200 डिवाइड करना पड़ेगा आपको 1000 से, ताकि आपका लीटर में आ जाएगा। यहाँ से आपका हो गया 0.2 लीटर। तो वॉल्यूम आपका ये हो गया 0.2 लीटर। और एनटीपी कंडीशन हुआ, तो लिखेंगे हम लोग एट एनटीपी। तो एनटीपी पर आपका प्रेशर 1 atm होता है, 1 एटमोस्फेयर होता है, और टेम्परेचर आपका 293 केल्विन होता है। ठीक है, अगर हम लोग गैस कांस्टेंट की बात करें आर, तो आर तो आपका कांस्टेंट ही रहता है हमेशा 0.0821 एटमोस्फेयर लीटर पर मोल केल्विन होता है। ये आपका होता है। अब आपका दे दिया गया गैस का मास दिया गया ग्राम में, आपका गिवन मास दिया गया। ठीक है, तब आपका जो नंबर ऑफ मोल्स का जो फॉर्मूला होता है, n बराबर गिवन मास, जिसको हम लोग स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। जो आपका मोलिकुलर मास या मोलर मास, उसको हम लोग कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये आपका गिवन मास दिया गया। तब हम लोग इसमें PV बराबर NRT यूज कर लेंगे। PV टू NRT यूज करेंगे तो आपका नंबर ऑफ मोल्स का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तब हमको मोलर मास निकालना है, तो मोलर मास निकालने के लिए जो आपका गिवन मास है उसमें डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ मोल्स को, तो आपका मोलर मास आ जाएगा। चलिए तो हम लोग अप्लाई करते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। अप्लाई आइडियल गैस इक्वेशन, जो आपका होता है PV बराबर NRT हो गया। आपका PV इक्वल्स टू NRT। प्रेशर कितना आपका 1 एटमोस्फेयर इंटू वॉल्यूम आपका 0.2 लीटर इक्वल्स टू n आपको निकालना है यहाँ से, तो n इंटू आर वैल्यू, आर का वैल्यू आपका 0.0821 इंटू टेम्परेचर आपका 293 केल्विन हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आपका आ जाएगा n के वैल्यू n बराबर। अब ये दोनों को जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका वैल्यू आपका होता है 24.05। हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी इसका कैलकुलेशन में। तो n इक्वल्स टू आपका हो गया 0.2 डिवाइडेड बाई, इसको मल्टीप्लाई करने पर आपको हो जाए 24.05। तो ये आपका आ गया नंबर ऑफ मोल्स, इतना ये आपका मोल हो गया। अब आपको जो मास गिवन मास है 0.232 ग्राम दे दिया गया। ठीक है, तो यहाँ से इसमें लगा देना आपको n बराबर हो गया गिवन मास बाई मोलिकुलर मास, या इसको कहें हम लोग मोलर मास। n के वैल्यू कितना आपका नंबर ऑफ मोल 0.2 अपॉन 24.05 इक्वल्स टू गिवन मास आपका 0.232 ग्राम डिवाइडेड बाई मोलिकुलर मास कैपिटल M। यहाँ से आपका कैपिटल M को ऊपर लेके जाइए, ये मल्टीप्लाई होगा
0.2 डिवाइड में चल जाएगा, तो यहाँ से आपका हो गया m इक्वल्स टू, इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका 0.232 इंटू हो गया आपका 24.05 डिवाइडेड बाय आपका 0.2 हो गया। ठीक है, अब इसको जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो इसको कैलकुलेट करने पर इसको आपको गुना करना पड़ेगा। चलिए तो इसको गुना करते हैं हम लोग, तो गुना करने पर आपका लगभग आपका हो जाएगा 27.45 अराउंड लगभग आपका आ जाएगा, इतना आ जाएगा 27.45 के अराउंड आपका आ जाएगा जो आपका मोलिकुलर मास है। समझे, ये आपका आंसर हो जाएगा। आपका m बराबर हो गया 27.45 लगभग, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका मोलर मास का वैल्यू हो गया। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कहीं पे भी आप लोग को दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और जो बच्चे नए हैं कृपया करके अगर कुछ भी दिक्कत हो रहा है तो आप पिछले लेक्चर में जाकर के देख सकते हैं। मेरा जो प्लेलिस्ट है उसमें जाइए, पूरा आपका 1 2 लेकर के 11 लेक्चर आपको उसमें डाला गया। देखिए आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आएगा। चलिए तो हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक पर। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आप लोग शेयर नहीं करते हैं, सब्सक्राइब जरूर करें आप लोग दबा के। कमेंट भी खूब करिए, आप लोग कमेंट भी नहीं करते आप लोग। चलिए तो अगला जो आपका टॉपिक है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन मतलब जो भी आपका केमिकल रिएक्शन होता है, उस केमिकल रिएक्शन में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स मिला करके आपका कंपाउंड्स का निर्माण होता है। तो वो जो आपका कंपाउंड बन रहा वो किस रेशियो में बन रहा, ठीक है, या उसका क्या प्रोपोर्शन है रेशियो का, या मास प्रोपोर्शन की बात करें तो वॉल्यूम प्रोपोर्शन की बात करें, ठीक है, या तो उसका मास परसेंट प्रोपोर्शन की बात करें। ठीक है, तो ये जो आपका लॉज है, इस लॉज में हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉज के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए तो जो आपका पहला लॉज है ये आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। ये आपका पहला लॉज है, आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, उस केमिकल रिएक्शन में बिफोर रिएक्शन एंड आफ्टर रिएक्शन द मास ऑफ द एलिमेंट्स शुड बी कंजर्व। ठीक है, या कहीं की कांस्टेंट रहता है। हमेशा जो भी मास होता है रिएक्टेंट साइड में या प्रोडक्ट साइड में हमेशा आपका इक्वल होता है, सेम होता है, बराबर होता है। कोई भी आपका केमिकल रिएक्शन है, समझे, तो इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। और ये जो आपका लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये बेसिकली आपका लेवोजियर साहब ने दिया था, 1789 में दिया था। ठीक है,
उन्होंने बतलाया था कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, उस केमिकल रिएक्शन में जो भी नंबर ऑफ आइटम्स होते हैं ड्यूरिंग बिफोर रिएक्शन एंड आफ्टर रिएक्शन ऑलवेज भी सेम, हमेशा सेम होते हैं, कहें कि कांस्टेंट होते हैं। इसको डिफाइन करते हैं हम लोग। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि मास नीदर be created nor be destroyed। मास को ना ही हम लोग बना सकते, ना ही उसको डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं, उसको नष्ट कर सकते हैं। ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन, ठीक है। मास को ना ही हम लोग बना सकते हैं, ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं कोई भी केमिकल रिएक्शन में। ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन, it means mass remains same throughout the reaction, जो भी आपका रिएक्शन होता है उस रिएक्शन के दौरान मास हमेशा सेम ही रहता है। मतलब जो आपका रिएक्टेंट साइड में जितना नंबर ऑफ आइटम्स होंगे उतना ही नंबर ऑफ आइटम्स आपका प्रोडक्ट साइड में होंगे, ठीक है। यदि कहें कि जितना मास आपका रिएक्टेंट साइड होगा उतना ही मास आपका प्रोडक्ट साइड में होगा, हमेशा आपका कंजर्व्ड रहता, हमेशा आपका कांस्टेंट रहता। जैसे अगर हम लोग बात करें कि लेट सपोज अगर आपका एग्जांपल के द्वारा हम लोग समझते हैं, जैसे आपका H2 प्लस O2 लेते हैं, ठीक है। H2 प्लस O2 ये फॉर्म हो करके आपका बनता है H2O बनता है और H2O का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। H2 प्लस O2 लेते हैं, आपका बनता है H2O। अब देखिए इसको हम लोग को बैलेंस भी करना पड़ेगा, क्योंकि इधर देखिए 2 हाइड्रोजन, इधर 2 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन है, इधर 2 ऑक्सीजन है, तो इधर हम लोग 2 कर देंगे, इधर आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। तो हमेशा आपका जो मास होगा वो कांस्टेंट हो रहा है, इसमें मास का आपका बर्बाद नहीं हो रहा, नहीं आपका एक तरह से बन रहा है, जितना मास पहले था उतना ही मास आपका बाद में, ठीक है। तो यहाँ पर हमेशा आपका मास कंजर्व रहता है। देखिए आप काउंट कर सकते हैं, आपका 2 2 जा 4 हाइड्रोजन हो गया, इधर 2 ऑक्सीजन, इधर 2 ऑक्सीजन हो गया, 2 2 जा 4 हाइड्रोजन हो गया, समझे। तो ये आपका मास कंजर्व हो गया। अब एक चीज इसमें आपका रहता है ये कि एक इसमें आपका एक्सेप्शन भी है, चलिए उसको एक्सेप्शन देख लेते। एक्सेप्शन क्या होता है कि उसमें तो आपका लिखा है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन में आपका मास नहीं बनता, नहीं आपका डिस्ट्रॉय होता, लेकिन जो आपका न्यूक्लियर रिएक्शन होता उस न्यूक्लियर रिएक्शन में आपका मास है जो कन्वर्ट हो जाता है अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। इधर भी और हीट एनर्जी या आपका लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, समझे। तो ये आपका एक्सेप्शन है, उसको हम लोग देख लेते हैं। एक्सेप्शन हम कह सकते हैं दिस लॉ इज नॉट applicable for nuclear reaction,
according to this mass converted into एनर्जी। ठीक है, अब ये जो आपका मास है, ये मास आपका किसमें बदल जाता है? एनर्जी के फॉर्म में बदल जाता है। दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल फॉर न्यूक्लियर रिएक्शन। जो आपका न्यूक्लियर रिएक्शन कहने का मतलब कि ये जैसे आप लोग दिवाली में क्रैकर्स करते हैं, क्रैकर्स फोड़ते हैं आप लोग, ठीक है, पटाखा आप लोग फोड़ते हैं। देखिए वो जो पटाखा होता है उसका एक मास होता है, समझे। और जैसे ही उसमें हम लोग फायर लगाते हैं तो फायर लगाने पर आपको क्या होता है? ब्लास्ट होता है, ठीक है, बम्बार्ड होता है। अब जो भी उसका टुकड़ा बचा, जो भी पार्टिकल्स बचा, उस पार्टिकल्स का आप जमा करिए। जमा करने पर आप उसका वेट कीजिए। तो जैसे आप वेट करिएगा तो जो पहले उसका मास था, ठीक है, बिफोर द फायरिंग एंड आफ्टर फायरिंग, देखिए कि उसका जो मास है उसमें कम ही आ जाएगा। जो आपका मास है वो कम जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका जो मास है किसमें बदल गया? एनर्जी के फॉर्म में बदल गया। कौन सी एनर्जी? हीट की एनर्जी। जैसे आप क्रैकर्स को जलाते हैं, क्या निकलता है? हीट निकलता है, समझे, आपका जलता है, धुआं देता है, ठीक। तो इसको हम लोग कह सकते हैं इस फॉर्मूला के अनुसार E इक्वल टू mc स्क्वायर के द्वारा जो आपका मास है एनर्जी के रूप में बदल जाता है, इक्वल टू mc स्क्वायर। ये कहें हम लोग m इक्वल टू E बाई सी स्क्वायर। जो मास है आपका किसमें बदल रहा? एनर्जी में बदल रहा। ये जो मास आपका एनर्जी में बदल रहा। क्लियर है इतना? ठीक है, चलिए हम लोग दूसरा लॉ देखते हैं। दूसरा लॉ जो है आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन या डिफिनिट कंपोजिशन हम लोग करते हैं। लेते हैं दूसरा लॉ हम लोग देखते हैं। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और डेफिनिट प्रोपोर्शन। आपका दूसरा लॉ। अब ये जो लॉ है ये क्या कहता है कि कोई भी आपका जो कंपाउंड होते हैं, कोई भी कंपाउंड जो आपका निर्माण होता है, उस कंपाउंड के जितने भी एलिमेंट होते हैं, जो भी एलिमेंट के द्वारा आपका कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, इसका एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन होता है, क्योंकि उसका जो एक फिक्स्ड मास रेशियो होता है। मीन्स उसी मास रेशियो में वो कंपाउंड का फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, चलिए तो इसको हम लोग पहले डिफाइन करते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल द्वारा और बेहतर तरीके से समझते हैं। हम लिख सकते हैं कि ए गिवन कंपाउंड irrespective of its source or origin always contains
the same elements combined together in a fixed ratio or percentage by मास। अब देखिए क्या कहता कि कोई भी कंपाउंड है, उस कंपाउंड का जहां से निर्माण हुआ, जहां से उसका ओरिजिन है, वो कंपाउंड जिस एलिमेंट से बने हुए हैं, ठीक है, तो कोई भी एलिमेंट हो, हमेशा वो जो कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा उस एलिमेंट का एक फिक्स्ड रेशियो होगा, ठीक है, या कहीं कि उसका एक फिक्स्ड मास रेशियो होगा, या कहीं उसका एक फिक्स्ड परसेंटेज बाय मास होगा। मतलब वही मास में उस कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। देखिए इसको एग्जांपल द्वारा हम लोग समझते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें, लेट सपोज H2O कहीं लेते हैं, आपका H2O ही है, ठीक है, तो ये जो आपका H2O है, इसका अगर हम लोग मास रेशियो की बात करते हैं, तो मास रेशियो लेते हैं, इसका मास रेशियो क्या होगा, 2, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, तो 1 × 2 is 2, ऑक्सीजन का 16। तो देखिए यहाँ पर आपका हाइड्रोजन, ये आपका ऑक्सीजन हो गया, इसका मास रेशियो लेना है, ठीक, इसका जो मास रेशियो होगा आपका 2:16 हो गया, समझे। अब इसको हम लोग जब सिंपल रूप में करते हैं, इसका सिंपलेस्ट रूप में करें तो कितना हो जाएगा, वो 2 से डिवाइड होगा दोनों में, तो हो गया आपका 1:8। कहने का मतलब ये हुआ कि दुनिया के कोई भी आप वाटर ले लीजिए, कोई भी H2O ले लीजिए, हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मास रेशियो होगा 1:8 होगा। आप गंदा पानी ले लीजिए या समुद्र का पानी ले लीजिए, या तो आप प्योर वाटर ले लीजिए, ठीक है, समझे। तो कोई भी वाटर हो, कोई भी H2O हो, हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मास रेशियो होगा वो 1:8 होगा। तो यही आपका दूसरा लॉ कहता है, समझे। अब इसका अगर हम लोग परसेंटेज मास रेशियो की बात करें, परसेंटेज रेशियो आप बात कर सकते हैं, तो परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय मास इसका निकाल लीजिए। अब हाइड्रोजन का परसेंटेज बाय मास, हाइड्रोजन का कितना मास 1, अगर इसका सिंपल में बात करें तो 1 डिवाइडेड बाय टोटल मास 1 + 8 दैट इज 9, इंटू क्या करना पड़ेगा आपको 100, क्योंकि आपको परसेंटेज निकालना, इसका इज टू रेशियो। अब इसका रेशियो बताइए, ऑक्सीजन का कितना, इसका 8 है, 8 डिवाइडेड बाय टोटल 8 + 1 दैट इज 9 इंटू 100, तो ये आपका हो गया परसेंटेज बाय मास। तो अब इसको भी कैलकुलेट करिए परसेंटेज बाय मास, तो भी आपका 1:8 ही आएगा, समझे। तो ये आपका सेकेंड लॉ हो गया, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का। देख लीजिए आप लोग ध्यान से। चलिए हम लोग नेक्स्ट लॉ में चलते हैं। अगला जो आपका लॉ है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, थर्ड लॉ जो आपका चलिए हम लोग थर्ड लॉ को देखते हैं। आपका जो थर्ड लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है, आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन।
अब ये जो आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का कहता है कि जब आपका दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइंड होते हैं, ठीक है, कोई भी दो एलिमेंट्स हैं आपस में जब कंबाइंड होते हैं तब उसको हम लोग एक सिंपल रेशियो में लिख सकते हैं, ठीक है, उसका हम लोग एक सिंपल रेशियो में लिख सकते हैं, उसका जो मास रेशियो है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है। चलिए तो इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। When two elements combined to form two or more than two compound to form two or more than two compound then different weights of one fixed weight of the other bear a simple ratio with each other देखिए इसको समझिए, बोल रहा क्या कि when two or more than two elements combine together to form more than two compound, then different weights of one fixed weight of the other bear a simple ratio with each other। करने का मतलब ये हुआ कि दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करके दो या दो से अधिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, तब एक एलिमेंट्स को हम लोग फिक्स कर देते हैं, तब जो दूसरा आपका एलिमेंट्स है वो एक सिंपल रेशियो में हो जाता है। बियर का मतलब हो जाना, ठीक है, ये आपका क्या था। चलिए हम लोग इसको एग्जांपल द्वारा समझते हैं। लेट्स सपोज आपका नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिला N2 + O2 और ये N2 + O2 मिल करके आपका अलग अलग कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर रहा है। जैसे आपका बन रहा N2O बन रहा, NO बन रहा, NO2 का फॉर्मेशन हो रहा, N2O5 बन रहा, ठीक है, ये आपका हो रहा है ऐसा। और भी ले लेते हैं, N2O3 कर देते हैं, NO2 ले लेते हैं, N2O3 ले लेते हैं, लेट्स सपोज, ठीक है, ये आपका N2O है, NO है, N2O3, NO2 और N2O5 है।
अब देखिए जो आपका नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन को हमको फिक्स करना। सबसे पहले इसका आप मास रेशियो पहले निकाल लीजिए। देखिए क्या होता है, जो इसका अगर हम लोग मास रेशियो की बात करें यहाँ पर, तो इसका मास रेशियो कितना होगा? नाइट्रोजन आपका 14 होता, 14 इंटू 2 कीजिए 28। यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है तो 28 इज टू कितना 16 हो जाएगा। इसको देखिए नाइट्रोजन 14 इज टू 16, यहाँ पर नाइट्रोजन 28 इज टू 16 थी या 48। इसको देखिए 14 इज टू 32, यहाँ पर आपका हो गया 28 इज टू 80, ये हो गया। अब इसमें क्या बोल रहा कि एक एलिमेंट को हम लोग फिक्स्ड कर देते हैं, कोई भी एक एलिमेंट आपको उसको फिक्स कर दीजिए। जैसे आपका नाइट्रोजन है पहला, तो नाइट्रोजन को हम लोग फिक्स कर देते हैं। 28 है, ये भी 28, ये भी 28, किन आपका 28 है, तो इसको हम लोग 28 कर देते, इसको भी और इसको भी 28 कर देते। तो इसका जो नया रेशियो हो जाएगा आपका, इसको हम लोग चेंज कर देते हैं। तो आपका 2 से मल्टीप्लाई करें तो 28 इज टू आपका हो गया 32, ये हो गया। अब इसको चेंज कर देते तो ये भी आपका 28 इज टू 64 हो गया, समझे। अब ये वाला जो है ये इसको हम लोग कैंसिल कर देते, आपका कैंसिल हो जाएगा, समझे। अब क्या बोल रहा है कि ये जो आपका ऑक्सीजन का जो रेशियो है, जो दूसरा वाला जो आपका एलिमेंट है, ये दूसरे वाला एलिमेंट एक सिंपल रेशियो में कन्वर्ट हो जाते हैं। कहने का मतलब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का अगर हम लोग रेशियो इसमें ले सभी का, ठीक है, इसमें अगर रेशियो ले, देखिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो लेते हैं, तो इसमें नाइट्रोजन सब में डिवाइड कर दें, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास सबका कितना हो गया, इसमें 28 हो गया। इसका मास कितना हो गया यहाँ पर 28। इसको हम लोग कह सकते हैं इसका जो रेशियो हो जाएगा 1 इज टू कितना 16 से डिवाइड कर दिए, समय 16 से आपका डिवाइड करिएगा तो ये हो गया 1 इज टू 1 हो गया आपका, ठीक है। आपका कितना हो गया 1 इज टू 1। और इसमें अगर देखिएगा आप ऐसे करिए, जो दूसरा वाला आपका एलिमेंट, दूसरा आपका एलिमेंट ऑक्सीजन है ना, तो ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा ये आपका सिंपल रेशियो में हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि रेशियो ऑफ ऑक्सीजन, लीजिए यहाँ पर रेशियो ऑफ ऑक्सीजन, रेशियो ऑफ ऑक्सीजन। तो रेशियो ऑफ ऑक्सीजन आपका एक सिंपल रूप में हो जाएगा। ये आपका 16 32 कर दीजिए, इसको आपका 16 हो गया, इधर आपका 32, ये हो गया आपका 48 हो गया, ये आपका हो गया 64 हो गया, ये आपका 80 हो गया। अब इसका जब हम लोग रेशियो निकालेंगे तो आपका एक सिंपल रेशियो आ जाएगा। क्या आ जाएगा इसका, देखिए सिंपल रेशियो, इसका सिंपल रेशियो हो जाएगा। 16 से सब में डिवाइड होगा, ये हो गया आपका 1 इज टू 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया, ये आपका 4 हो गया, ये आपका 5 हो गया, समझे। तो ये आपका एक सिंपल रेशियो में आ जाएगा, समझे। जब हम लोग एक एलिमेंट को फिक्स्ड कर दें, जैसे इसमें नाइट्रोजन को फिक्स्ड कर दिए, नाइट्रोजन समझो आपका 28 हो गया, ठीक है। तो जो दूसरा एलिमेंट होगा ये आपका एक सिंपल रेशियो में बियर करेगा, सिंपल रेशियो में हो जाएगा, ठीक है। ये आपका थर्ड लॉ हो गया। आपका जो फोर्थ लॉ उसको देखते हैं हम लोग। अब इतना में शायद आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, चलिए तो हम लोग अगला लॉ देखते हैं। कोई भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, कहीं पे भी थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो। जो लॉ है आपका यह है Gay-Lussac's लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम।
फोर्थ जो लॉ आपका गे-लुसैक्स लॉ, गे-लुसैक्स गे-लुसैक्स लॉ of combining volume, of combining volume। ये जो गे लुसैक साहब थे, ये आपका साइंटिस्ट के नाम गे या लुसैक, इन दोनों ने एक लॉ दिया था। उस लॉ को इन्होंने कहा गे लुसैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। इसमें क्या होता है कि इसका एक कंडीशन इन्होंने दिया था। इन्होंने क्या बोला था कि एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपाउंड। मीन्स कि अगर हम लोग प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दें तो जो आपका वॉल्यूम है ये नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करेगा, मोल्स पर डिपेंड करेगा। ठीक है, यही इनका लॉ था। चलिए तो इस लॉ को हम लोग डिफाइन करते हैं, उसके बाद देखते हैं एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। When gases combining, combined or produced or are produced in a chemical reaction they do so in a simple ratio by volume provided all gases are at same temperature and pressure। देखिए क्या कर रहे हैं कि when gases combined or are produced in a chemical reaction they do so in a simple ratio by volume provided all gases are at same temperature पे, मतलब सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पर जो भी आपका केमिकल रिएक्शन द्वारा कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा वे आपका वॉल्यूम के सिंपल रेशियो में होंगे। ठीक है, चलिए तो देखते हैं किस प्रकार से आपका होता है। जैसे आप लोग जानते हैं कि PV बराबर आपका NRT, जो आपका आइडियल गैस है उसके अनुसार इसमें आपका क्या बोला है, जो गैस लुसैक्स थे गे साहब या गे लुसैक्स, इन्होंने क्या कहा था कि जो प्रेशर और टेम्परेचर इसको इन्होंने कांस्टेंट माना, प्रेशर टेम्परेचर को इन्होंने कांस्टेंट कर दिया, आपका कांस्टेंट हो गया। अब जो आपका आइडियल गैस इक्वेशन होता है PV = NRT, इसमें आप लोग अप्लाई करिए तो PV बराबर NRT, तो यहाँ से आपका जो V होगा V बराबर कह सकते हैं हम लोग NRT/P होगा। तो ये जो आपका RT/P है, ये RT/P क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर भी कांस्टेंट है, और R जो आपका गैस कांस्टेंट है ये भी आपका कांस्टेंट वैल्यू होता है 0.0821, कहें एटमॉस्फेयर लीटर पर मोल केल्विन, या तो कहें 8.314 जूल मोल पर जूल
पर मोल केल्विन आपका होता है, समझे। तो ये तो वैल्यू आपका कांस्टेंट हो गया, ये आपका कांस्टेंट हो गया, समझे। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि जो आपका वॉल्यूम है, वॉल्यूम किस पर डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ मोल्स पर। कह सकते हैं हम लोग कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन विद नंबर ऑफ मोल्स, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन विद N हो गया आपका, क्लियर। चलिए तो इसको हम लोग एग्जाम्पल द्वारा देखते हैं। जैसे आपका ऐसा देखिए, एग्जाम्पल इधर लेते हैं। आपका N2 प्लस H2 अगर हम लेते हैं, N2 प्लस H2 लीजिए, तो N2 प्लस H2 मिल करके आपका बन जाता है NH3, अमोनिया का निर्माण होता है, ये आपका अमोनिया होगा। अब इसको हम लोग बैलेंस करेंगे, तो बैलेंस करने के लिए देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन 3 है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ से 3 मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर आपका 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपका हाइड्रोजन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। 3 2 या 6, 3 2 या 6, और 2 नाइट्रोजन, इधर भी 2 नाइट्रोजन आपका कंजर्व हो गया, समझे। अब इसका स्टोइकोमेट्री जो कोफिशिएंट है 1 है, इसका स्टोइकोमेट्री कोफिशिएंट 3 है, इसका स्टोइकोमेट्री कोफिशिएंट 2 है। जो भी इसका मल्टीप्लाई में रहता है आपका एलिमेंट के मल्टीप्लाई में, उसको हम लोग स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1, इसका 3, इसका 2 हो गया, ठीक है। अब इसका लेट सपोज नंबर ऑफ मोल्स 1 माने, अगर इसका नंबर ऑफ मोल्स अगर हम लोग 1 माने, मोल्स, इसका मोल्स आपका कितना 1 मोल है, आपका 1 मोल, इसका भी कितना हो जाएगा, इसका 3 मोल हो जाएगा। 1 के लिए 1 है तो 3 के लिए आपका 3 मोल हो गया, इसका आपका 2 मोल हो गया, ठीक है। तो जो आपका वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम भी आपका मोल्स पर डिपेंड करेगा, क्योंकि वॉल्यूम डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है किसका, मोल्स के, इस लॉ के अनुसार। यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि जो आपका वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम भी आपका कितना, इसका 1 लीटर हो जाएगा, इसका आपका 3 लीटर होगा, इसका आपका 2 लीटर होगा, समझे। ये सिर्फ आपका अप्लाई होगा गैस के लिए, जो आपका गैस-लूसेक्स लॉ है आपका गैसियस कंपाउंड के लिए ही एप्लीकेबल होगा, क्योंकि गैस के लिए ही हम लोग PV बराबर NRT यूज करते हैं, जो आपका आइडियल गैस इक्वेशन है, ठीक है। चलिए तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा। इसका अगर हम लोग वॉल्यूम रेशियो की बात करें, वॉल्यूम रेशियो बता सकते हैं हम लोग, इसका वॉल्यूम रेशियो क्या हो जाएगा, 1:3:2, 1:3:2 हो जाएगा। ये इसमें आपका कार्य, इसका जो रेशियो होगा वॉल्यूम का, वो एक सिंपल रेशियो में होगा, समझे। तो यहाँ से आपका ये हो गया। कहीं पे भी आपको दिक्कत हुआ, डाउट हुआ, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। चलिए तब एक और देखते हैं इसमें एग्जांपल। जैसे आपका दिया गया है 2A गैस प्लस आपका 3B गैस फॉर्मिंग 4C गैस प्लस आपका 5D गैस, ये आपका कोई रिएक्शन है, समझे। अब इसमें आपका दे दिया गया है, इसका 1.3 लीटर दिया गया है, इसका जो आपका वॉल्यूम दिया गया 1.5 लीटर दिया गया। जो बी आपका एलिमेंट है, इस बी एलिमेंट का वॉल्यूम दिया गया 1.5 लीटर। अब आपको पूछा गया कि इसका वॉल्यूम बताइए, इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम बताइए। आप लोग बता सकते हैं, जैसे इसका 1 मोल था तो 1 स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, तो 1 के लिए 1, तो 3 के लिए कितना, 3 इंटू आपका 1 बाई हो जाएगा, 3 बाई कितना 1 कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। इसको अगर निकालना तो 2 बाई इसका जो आपका मोल है कितना 1 है, तो 2/1 इंटू इसको कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो ये आपका
निकल जाए। तो यहाँ पर से इसका हम लोग वॉल्यूम निकालते हैं। बताइए, देखिए इसका वॉल्यूम निकालना है 2A का। इसका वॉल्यूम निकालने के लिए हम लोग 1.5 है, तो 1.5 डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ दैट एलिमेंट व्हिच वॉल्यूम इज गिवन। जिसका वॉल्यूम आपका दे दिया गया है, तो इसका वॉल्यूम कितना 1.5, तो 1.5 डिवाइडेड बाय 3 इंटू इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ये आपका इसका वॉल्यूम निकल जाएगा। इसको जब मल्टीप्लाई करिएगा तो आपका हो जाएगा 1 लीटर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका कितना आ गया वॉल्यूम, 1 लीटर हो गया। अब इसका वॉल्यूम निकालिए, इसका वॉल्यूम निकालिए, कितना होगा 1.5 डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ दैट एलिमेंट व्हिच वॉल्यूम इज गिवन, तो 1.5 डिवाइडेड बाय 3 इंटू स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ दैट एलिमेंट व्हिच वी हैव टू कैलकुलेट द वॉल्यूम इंटू 4 करेंगे हम लोग। ठीक है, तो हो गया आपका 2 लीटर आ जाएगा। अब इसको कर रहे हैं, इसका निकालिए वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम आपका हो जाएगा 1.5 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 5 करना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 2.5 लीटर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो कितना भी आपका रिएक्टेंट या प्रोडक्ट दिया हो रहा है, सभी को हम लोग वॉल्यूम निकाल सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स भी जिस प्रकार से नंबर ऑफ मोल्स निकाले हम लोग, उस प्रकार से हम लोग उसका वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। अगर किसी एक एलिमेंट का वॉल्यूम दे दिया गया है, समझे, रिएक्शन में किसी भी एक एलिमेंट का वॉल्यूम दे दिया गया है या तो नंबर ऑफ मोल्स दे दिया गया है, तो जितने भी आपका एलिमेंट्स हैं उस रिएक्शन में भाग लिया है, सभी का हम लोग मोल्स या तो वॉल्यूम हम लोग निकाल सकते हैं। समझे। अब इसका जब हम लोग रेशियो लेंगे तो इसका रेशियो आपका एक सिंपल रेशियो में आएगा 1:1.5:2:2.5 आपका एक सिंपल रेशियो में होगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ में आएगा। अगर कहीं पे भी दिक्कत तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। स्टूडेंट, अगर आप लोग नए हैं इस चैनल पर तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए। अगर कहीं पे भी दिक्कत हुआ होगा और आप नए हैं तो आप पिछले लेक्चर में जा करके समझ सकते हैं बेहतर तरीके से, ताकि आगे भी आप लोग को और बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। तो स्टूडेंट, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जाते जाते कुछ आप लोग का कहा सुनी कर देते हैं। तो देखिए, सुनिएगा ध्यान से बहुत, कि अपनी मुस्कुराहट से सारा गम छुपा लेते हैं। अपनी मुस्कुराहट से सारा गम छुपा लेते हैं। हम दिल का दर्द आंखों में दबा लेते हैं। हम दिल का दर्द आंखों में दबा लेते हैं। कहने को तो बहुत कुछ है इस जमाने से, कहने के तो बहुत कुछ है इस जमाने से, पर हम चुपचाप रहकर अपना हाल बता देते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड फोकस ऑन स्टडी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए गुड नाइट।